Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 20th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so 20th lecture and a brief recap as usual of what we have done in the last lecture. In the last lecture we talked about cyclic groups, their examples, and a relation between cyclic groups and abelian groups or commutative groups. Okay, so what are cyclic groups? आपको hopefully याद होगा कि हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी साइक्लिक सब ग्रुप से. हमने कहा था कि एक अगर आपके पास ग्रुप हो तो उसके अगर आप कोई भी एलिमेंट लें, आपके पास कोई सा ग्रुप G है, उसमें से कोई सा एक एलिमेंट लें, राइट? अगर आपके पास कोई सा ग्रुप G है, उसमें से आप कोई एक एलिमेंट ले लें, ठीक है? एक एलिमेंट A ले लिया आपने G में से. तो अब A एक एलिमेंट है ग्रुप का, उससे आप एक सेट जनरेट करें. किस तरह सेट जनरेट करें कि आपके पास एक सेट H है जिसको आप जनरेट कर सकते हैं A से, और वो सेट क्या होगा? अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो A की आप पावर्स लें, बार बार उसको मल्टीप्लाई करें, तो A की सारी इंटीजर पावर्स जो हैं वो इस सेट में आएंगी. n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है? तो ये सेट जो है ये मैंने A से जनरेट किया है. इसमें मैंने सिर्फ एलिमेंट A को यूज किया है और उसी के थ्रू मैंने ये सारा सेट प्रोड्यूस किया, तो ये सेट A से जनरेट हो रहा है. ओके, तो अब ये जो सेट H है, ये हमने कहा कि ये हमेशा ग्रुप G का सब ग्रुप होगा. सो H जो है इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, तो H जो है वो ग्रुप G का हमेशा सब ग्रुप होगा, राइट? तो अब हमारे पास H अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो आप इस तरह लिखेंगे. अगर आपके पास एडिशन का ऑपरेशन है तो फिर जाहिर है एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई को तो नहीं कर सकते. अगर G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है तो मैंने आपको बताया था कि सेट आपके पास जो A से जनरेट होगा वो आपके पास ये होगा n टाइम्स A. n जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है? ये सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और ये इस केस में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है. ओके, तो आपके पास कोई सा ग्रुप है, उसमें आप कोई सा एक एलिमेंट लें, उस एलिमेंट से जो आप सेट जनरेट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन को यूज करते हुए, वो सेट ग्रुप G का हमेशा सब ग्रुप होगा, और ऐसे सब ग्रुप को हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, राइट? तो सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है? अगर ग्रुप G से कोई एक एलिमेंट लें, उससे जनरेट होने वाला जो सेट है वो हमेशा सब ग्रुप बनेगा ग्रुप G का, और वही साइक्लिक सब ग्रुप कहलाएगा. फिर इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी, और हमने ये भी देखा कि जो भी हमारे पास कोई सा भी ग्रुप लेंगे, उसमें से कोई सा एक एलिमेंट ले लें, हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक सब ग्रुप आ जाएगा. ओके, हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा. ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल एलिमेंट लेंगे या कोई स्पेशल ग्रुप लेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, ना ग्रुप के ऊपर ना एलिमेंट के ऊपर. ओके, कोई सा ग्रुप, कोई सा एलिमेंट उससे सेट जनरेट करें, वो हमेशा सब ग्रुप होगा. इसका मतलब यह है कि हर एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक साइक्लिक सब ग्रुप है. ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन एक ग्रुप जरूर आएगा हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, और इन द एंड आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी साइक्लिक सब ग्रुप्स के. किसी भी ग्रुप के, कोई भी ग्रुप लेंगे आप, उसके साइक्लिक ग्रुप्स आप प्रोड्यूस करना शुरू करें. अगर हर एलिमेंट को लेते जाएं, आपके पास एक सब ग्रुप आता जाएगा, और फिर इन द एंड आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि ये सारे इसके साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं जो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं. ओके, अब इसके बाद हमने क्या बात की? इसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स देखी इसकी, और फिर हमने इस डिस्कशन को साइक्लिक ग्रुप के ऊपर मूव कर दिया. साइक्लिक ग्रुप क्या था हमारे पास? साइक्लिक ग्रुप ये है
कि आपने ग्रुप जी का एक एलिमेंट लिया, उससे एक सेट जनरेट किया, वो एक सब ग्रुप बन गया। ओके, अब ये भी तो पॉसिबल है कि आप ग्रुप जी का कोई एलिमेंट लें, उससे जो आपने सेट जनरेट किया वो ग्रुप खुद ही आ जाए। ओके, अगर ऐसा केस हो कि आप ग्रुप जी लें, उसमें से कोई एक एलिमेंट लें, उससे जो आप सेट जनरेट करें तो वो सेट जो है वो ग्रुप जी के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि अब ग्रुप जी जो है इटसेल्फ वो इस एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ग्रुप जी इटसेल्फ एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, राइट? तो अब ग्रुप जी खुद साइक्लिक है, राइट? मतलब ये कि आप सिर्फ एक एलिमेंट को यूज करते हुए पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम कहेंगे ग्रुप जी भी साइक्लिक है। इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी बताई थी, जैसे आपके पास एक ग्रुप है जी जेड इंटीजर्स, इसमें आप 1 लें, ठीक है, 1 एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे ए कहा हुआ हमने, तो 1 आपने एक एलिमेंट लिया। अब आपने एक सेट बनाना है H जो इस एलिमेंट 1 से जनरेट हो रहा हो, तो 1 से जनरेट होने वाला सेट बनाना है। अब Z के ऊपर ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन का। ओके, Z के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये ग्रुप नहीं बनाता है। तो मैं इसके साथ लेट्स से लिख देता हूँ Z प्लस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो। ओके, सो 1 से जनरेट होने वाला मैंने ग्रुप बनाना है, तो 8 जो है फिर हमारे पास हो जाएगा n टाइम्स 1, ठीक है। 1 से जनरेट हो रहा है, इसको मैंने n से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो 1 से जनरेट हो रहा है ये सेट, तो n क्या है? n एक इंटीजर है, ठीक है। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? n को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो मेरे पास क्या आएगा? वही इंटीजर वापस आ जाएगा, n टाइम्स 1 इज n। तो इसका मतलब है इस सेट में सारे n आएंगे, जो कि n एक इंटीजर है। तो बेसिकली इस सेट में सारे इंटीजर्स आएंगे, राइट? तो ये सेट तो खुद भी z के इक्वल है, क्योंकि इसमें तो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 लूं एक एलिमेंट इंटीजर्स के सेट में से, तो 1 पूरे इंटीजर्स के सेट को जनरेट करता है। मैं हर इंटीजर का हर एलिमेंट 1 के थ्रू मैं ले सकता हूं, उससे मैं बना सकता हूं। तो 1 से जनरेट होने वाला जो सेट है इंटीजर्स में z में, वो आपके पास z के इक्वल आता है। तो इसलिए आपके पास 8 जो है वो खुद ग्रुप G है। तो हम ये कहेंगे कि z जो है, z इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। z साइक्लिक है क्योंकि z सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। तो बहुत रफ सेंस में और इजी सेंस में, अगर आप ग्रुप में से कोई एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर सकते हो जिससे आप पूरा ग्रुप जनरेट कर लें, तो वो आपके पास ग्रुप साइक्लिक होगा, राइट? इसमें एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, आपके पास ग्रुप था Z5, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स थे नॉट 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसमें कोई एलिमेंट लें, लेट्स से 2 लें, ओके। सो 2 से जनरेट होने वाला सेट मैंने बनाना है। बाइनरी ऑपरेशन को यूज करेंगे हमेशा, प्लीज रिमेंबर दैट, बाइनरी ऑपरेशन को यूज करेंगे हमेशा। आप ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है या जो भी करना है, बाइनरी ऑपरेशन जो भी सेट के ऊपर होगा वही बाइनरी ऑपरेशन हम यूज करेंगे। तो इस सेट में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स मॉडुलो n, इस केस में इंटीजर्स मॉडुलो 5 बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब मैंने ये सेट बनाना है, तो 2 इसमें आएगा, फिर 2 + 2 4 होता है, और 4 को मॉडुलो 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। फिर आपके पास है 2 + 2 + 2, ये 6 हो जाएगा, और 6 को मॉडुलो 5 करेंगे आप, सॉरी 4 को मॉडुलो 5 करेंगे तो 4 आएगा, ओके, एंड 6 को मॉडुलो 5 करेंगे तो 1 आएगा। रिमाइंडर आपने इसमें लिखना है। और इसी तरह 2 + 2 + 2 + 2 8 आ जाएगा, 8 को आप मॉडुलो 5 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ गया। और इसी तरह 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये आपके पास 10 आ जाएगा, और 10 को आप 5 से रिमाइंडर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स हैं जो सेट 2 से जनरेट हो रहा है, तो ये सेट तो Z5 के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब है इस सेट में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे सेट को जनरेट कर रहा है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो Z5 को जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये आप चेक कीजिएगा कि और कौन सा एलिमेंट इस सेट में है जो Z5 को जनरेट कर रहा है। तो इन जनरल मैंने आपको बताया था कि Zn जो है साइक्लिक है फॉर ऑल n। कोई भी n लेंगे आप तो उसके लिए Zn जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ओके। ये पहली बात है इसमें। और वो जनरेट किससे हो रहा होगा? 1 जो है वो हमेशा जनरेट करेगा Zn को फॉर ऑल n। आप कोई भी n लेंगे उसके लिए 1 जो है वो उस सेट को जनरेट जरूर करेगा, राइट। तो इसका मतलब है Zn जो है ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है। कोई भी n ले सकते हैं आप। ऑफ कोर्स n जो है वो बिगर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके। तो एक्चुअली n जो है वो बिगर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए ताकि वो फाइनाइट ग्रुप्स आए, लेकिन आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपके पास Zn जो है साइक्लिक है और आपके पास और भी इस तरह साइक्लिक ग्रुप्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर हमने क्वेश्चन ये किया कि क्या हर ग्रुप साइक्लिक है, ओके। हमने ये कहा कि Z में से हमने एक एलिमेंट लिया जिससे वो जनरेट हो गया, Z5 Zn इन जनरल से हमने एलिमेंट लिया तो वो भी साइक्लिक हो गया। फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि क्या हर ग्रुप साइक्लिक है या कोई ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो साइक्लिक नहीं है। तो अगर हर ग्रुप साइक्लिक होता तो फिर हमें साइक्लिक की नोटेशन को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, हम ये जस्ट यही कह देते हैं कि ग्रुप्स होते ही साइक्लिक ग्रुप्स हैं। तो हर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, राइट। फिर उसकी हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर आप सिमेट्रिक ग्रुप लें S3 तो वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप हमने उसको प्रॉपरली किया था, आप उसमें लास्ट लेक्चर में जाके उसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि S3 लिया, उसमें सारे एलिमेंट्स को बारी बारी लेके हमने चेक किया था कि उनसे कौन सा सेट जनरेट हो रहा है। तो उन सारे एलिमेंट्स में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं था जो S3 को जनरेट कर रहा हो। तो अगर S3 साइक्लिक होता तो हमें S3 में से कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए था जिससे हमें हमारा पूरा S3 जनरेट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि S3 एक ऐसा ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। और फिर हमने इन जनरल कहा कि Sn जो है वो साइक्लिक नहीं होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। Sn जो सिमेट्रिक ग्रुप है आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो Sn आपके पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है, राइट। तो इस तरह आपको कुछ एग्जांपल साइक्लिक ग्रुप्स की मिल गई, कुछ ऐसी एग्जांपल्स मिल गई ग्रुप्स की जो साइक्लिक नहीं है, ओके। तो हम अब थोड़ा सा आगे मूव हो जाते हैं, ओके। हमने 2-3 लेक्चर्स पहले ये क्वेश्चन किया था कि हमारे ग्रुप्स जो हैं कुछ कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स होते हैं, कुछ नॉन कॉम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन ग्रुप्स होते हैं, ओके। तो अब मैट्रिसेस का ग्रुप है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह आपके पास जो सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपके पास सारे के सारे नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं। और हमने ये कहा था कि जो अबिलियन होना है ग्रुप की या कॉम्यूटेटिव होना है, ये हमारे पास बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रुप हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। जैसे हम बहुत अरसे से ये देखते आ रहे हैं कि आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर सेम आता है, 2 + 3 जो है वो 3 + 2 के इक्वल आता है, राइट। इसी तरह नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, यानी 2 × 3 या 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर आपके पास सेम आता है। तो ये चीजें कॉम्यूटेटिव होना एलिमेंट्स का या ग्रुप्स का ये बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रुप ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। फिर हमने ये क्वेश्चन किया, चलें सारे ग्रुप्स तो अबिलियन नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो फिर कौन से ग्रुप्स, कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, कोई ऐसे क्लास ऑफ ग्रुप्स हैं जिसमें हमें ये पता चल जाए कि ये ग्रुप्स जो हैं ये डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव होंगे, ओके। अब हमने ये डिफाइन किए नई क्लास ऑफ ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स। और साइक्लिक ग्रुप्स हमने डिफाइन किया और उसके साथ साथ हमने डिफाइन किए
अबिलियन ग्रुप्स। ओके, तो हम नेक्स्ट हमारे पास हमने ये डिफाइन किया था कि एक रिलेशन है साइक्लिक ग्रुप्स और अबिलियन ग्रुप्स के दरमियान, एंड अबिलियन ग्रुप्स। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन ये है कि इज देयर अ क्लास ऑफ ग्रुप्स which is always abelian। ठीक है, कोई ऐसी ग्रुप्स की क्लास है, कोई ऐसा ग्रुप्स का सेट है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हों और वो सारे के सारे हमेशा अबिलियन हों। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास यस है, और हमारे पास रिलेशन साइक्लिक ग्रुप्स और अबिलियन ग्रुप्स के दरमियान में हमें इस रिजल्ट से मिलता है। ये रिजल्ट भी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि ये रिजल्ट कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। इस रिजल्ट से लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, 2-3 चीजें आपको पता चलती हैं। पहली चीज ये है कि अगर ग्रुप साइक्लिक होगा देन ग्रुप इज कम्यूटेटिव, राइट। ये पहली बात हमें इससे पता चलती है। इसके बाद हमें ये पता चलती है कि इफ ग्रुप इज नॉन अबिलियन या नॉन कम्यूटेटिव है, देन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, और इसके अलावा हमें इससे क्या बात पता चलती है? इसके अलावा हमें ये बात पता चलती है कि अगर ग्रुप, अब इसमें यह है कि इफ ग्रुप इज नॉट साइक्लिक देन ग्रुप मे और मे नॉट बी अबिलियन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि 3 चीजें हमने इससे रिड्यूस की हैं थ्योरम से कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। तो फर्स्ट थिंग तो जो क्लियर स्टेटमेंट है वो ये है कि जब भी आपके पास ग्रुप होगा वो साइक्लिक हो, जब भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबिलियन होगा, वो कम्यूटेटिव होगा। इसमें हमें और किसी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज जो हमें पता चल रही है कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप्स होते ही अबिलियन है। तो जब भी आपके पास ग्रुप नॉन अबिलियन आ जाएगा तो हमारे पास ग्रुप्स हमेशा साइक्लिक ग्रुप से अबिलियन होते हैं, तो नॉन अबिलियन ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, राइट। तीसरी चीज हमें ये यहां से जो पता नहीं चल रही, इफ यू लाइक, वो ये है कि अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो वो अबिलियन हो भी सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि वो अबिलियन ना हो। ओके, अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि ग्रुप अबिलियन हो, और ये भी पॉसिबल है कि ग्रुप अबिलियन ना हो, राइट। तो अब इस रिजल्ट का हम प्रूफ देख लेते हैं ब्रीफली कि इसको प्रूव हम कैसे करेंगे। तो प्रूव ये है कि आप सपोज करें कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ये हमें गिवन है थ्योरम में। सपोज जी इज साइक्लिक, ठीक है, ये हमें गिवन है और हमने ये प्रूव करना है जी इज अबिलियन। ठीक है, अब जी एक साइक्लिक ग्रुप है, राइट। तो साइक्लिक ग्रुप की क्या डेफिनेशन है कि आप ग्रुप में से एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं जिससे आप पूरा ग्रुप जी जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो जी इज साइक्लिक, दिस इंप्लाइज ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ग्रुप जी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप पूरे का पूरा ग्रुप जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जी साइक्लिक है तो आप कोई एक ऐसा एलिमेंट जी में से फाइंड कर सकते हैं जिससे आप पूरा का पूरा ग्रुप जी जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास एलिमेंट ए से आप पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जी साइक्लिक है, राइट। साइक्लिक ग्रुप की यही डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी इसके इक्वल होगा a टू द पावर n, n जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। इन जनरल हम हमेशा ग्रुप जी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अज्यूम करते हैं। इसको आप एडिशन के ऑपरेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, किसी भी और ऑपरेशन से ये ट्रू है, लेकिन हम इन जनरल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेते हैं और वही ग्रुप के ऊपर हम ऑपरेशन अज्यूम करते हैं। लेकिन इस सब का वर्जन जो है एडिशन के लिए और किसी भी और बाइनरी ऑपरेशन के लिए पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है। ओके, तो आपके पास साइक्लिक ग्रुप था, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने अबिलियन इसको प्रूव करना है। तो अबिलियन ग्रुप क्या होता है कि प्रूव करना है कि जी इज अबिलियन, ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। तो अब अबिलियन ग्रुप की क्या डेफिनेशन है कि अगर आप G1 G2 दो एलिमेंट्स लें ग्रुप G में, तो G1 टाइम्स G2 G2 टाइम्स G1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर G अबिलियन होगा तो उसमें से कोई से भी दो एलिमेंट्स आप लेंगे, उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन है तो आपके पास दोनों साइड सेम आएंगी। ओके, तो अब ये हमने प्रूव करना है कि दो एलिमेंट्स लें आप इस सेट में से, G में से दो एलिमेंट्स लें कोई से, तो आपके पास उनको जब आप मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो रिजल्ट सेम आएगा। अब हमारे पास ग्रुप G जो है साइक्लिक ग्रुप है, इसका हर एलिमेंट A की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है अगर मैं दो एलिमेंट्स लूं G1 और G2 अपने ग्रुप G में से, तो G1 जो है वो भी इसी फॉर्म का होगा, क्योंकि हर एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है ना, राइट। A पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो इसका इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जो है वो इसी फॉर्म का होगा। ओके, इसी तरह लेट्स से इसको मैं M कह देता हूं, ओके, और G2 में ले लेता हूं, उसमें मैं कह देता हूं a टू द पावर Q लेट्स से, और M और Q जो हैं वो इंटीजर्स हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, ओके, G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसमें से आप कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, वो चूंकि सारे का सारा ग्रुप जो है इस एक एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कोई से एलिमेंट्स लेंगे वो इसी A की फॉर्म में होंगे, A की पावर्स में ही होंगे वो एलिमेंट्स। तो ये हमने किया कि ये सारा ग्रुप G है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स हैं ही ऐसे a टू द पावर n, n कोई इंटीजर हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ इंटीजर को चेंज कर सकता हूँ, a तो मेरे पास फिक्स ही रहेगा। तो अब ये दो एलिमेंट्स लिए मैंने इस सेट के अंदर से, और ये दो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में होंगे, हमेशा a की किसी पावर की फॉर्म में होंगे। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो G1 टाइम्स G2 जो है वो इक्वल है a टू द पावर m टाइम्स a टू द पावर q, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ये कैसे होंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देना, ठीक है। ये आप मतलब ये बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 टू द पावर 3 टाइम्स 2 टू द पावर 5, तो अगर आपके पास बेस सेम हो तो आप एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। बेस अगर सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3 प्लस 5, ओके। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो a टू द पावर m प्लस q आ गया। अब m और q जो हैं वो इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं, राइट। m और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर जो है ये एक अबिलियन ग्रुप है, इंटीजर्स एक अबिलियन ग्रुप है, तो m प्लस q जो है q प्लस m के इक्वल है, राइट। इंटीजर्स जो है z इज अबिलियन, ठीक है। ये आपको हमने पहले बता चुका हूं मैं, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स को आप किसी में ऑर्डर में ऐड करें, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 के इक्वल है, 5 प्लस 4 4 प्लस 5, कोई भी आप दो पेयर लेंगे उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आपके पास आंसर सेम आता है, ओके। अब z जो है वो अबिलियन ग्रुप है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो एलिमेंट्स जो मैंने लिए m और q,
Z में से लास्ट स्लाइड पे, तो उसके लिए फिर m प्लस क्यू जो है वो q प्लस m के इक्वल होगा, राइट। Z अबिलियन है, किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए ये आप एडिशन जो है ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो फिर इन दो एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू होगी, राइट। ओके, सो अब हमने क्या किया, G1 को G2 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास ये आया था a टू द पावर m, और इसको मल्टीप्लाई किया था a टू द पावर q से, राइट, और ये आ गया था हमारे पास a टू द पावर m प्लस q, राइट। अब फिर हमने ये यूज किया कि Z एक अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप के लिए m प्लस q आपके पास q प्लस m के इक्वल होगा, फाइन। तो अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा a टू द पावर q प्लस m, राइट। अब हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है, वो क्या है कि Z एक अबिलियन ग्रुप है, ओके फाइन। तो a टू द पावर m प्लस q a टू द पावर q प्लस m के इक्वल हो गया। अब इसको मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास a टू द पावर q टाइम्स a टू द पावर m, ठीक है। अब a टू द पावर q जो है वो हमारे पास आ जाएगा G2, और a टू द पावर m आ जाएगा G1, ओके। सो हमारे पास हमने ये क्या प्रूव कर दिया, G1 टाइम्स G2 जो है वो G2 टाइम्स G1 के इक्वल है। ये ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स G1 G2 इन G। हमने इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, हमने ये नहीं कहा था कि m ये होगा q ये होगा, a के ऊपर a तो फिक्स है ऑलरेडी, हमने की कोई कंडीशन नहीं लगाई थी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कि कौन सा एलिमेंट क्या होगा। हमारे पास कोई से दो एलिमेंट्स हमने लिए थे, m और q कोई से दो इंटीजर्स हैं, तो हमने कोई से दो एलिमेंट्स लिए थे, उनके लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि G1 टाइम्स G2 जो है वो G2 टाइम्स G1 के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि G इज अबिलियन। ओके, हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे, हम प्रूव ये करना चाह रहे थे कि हमारे पास एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हमने एक ग्रुप लिया G, कोई सा ग्रुप था हमारे पास, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन है कि वो साइक्लिक है। हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो साइक्लिक ग्रुप एक्चुअल में अबिलियन ग्रुप है, राइट। तो साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप से आप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वो साइक्लिक ग्रुप जो है वो एक अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ओके। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, ओके। हमने थ्योरम देख लिया, उसको प्रूव भी कर लिया, राइट। अब इस थ्योरम की एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं, हम कुछ साइक्लिक ग्रुप्स लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि वो अबिलियन ग्रुप है। तो हम साइक्लिक ग्रुप कुछ लेते हैं, लेट्स से हमें एक साइक्लिक ग्रुप नोन एज Z, ओके। तो अब Z हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। अब इस Z में, Z के बारे में हमें पता है ये साइक्लिक है क्योंकि ये 1 से जनरेट हो रहा है, ओके। अगर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ग्रुप Z को जनरेट कर रहा है, तो Z जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है क्लियरली। अब क्या Z अबिलियन है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि Z इज ऑल्सो अबिलियन, ठीक है। आप कोई से दो इंटीजर्स लेंगे, x और प्लस y जो है वो हमेशा y प्लस x के इक्वल होगा जब भी x y इंटीजर्स होंगे, राइट। तो इसलिए Z जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है। ऑपरेशन एडिशन का यूज आ रहा है, प्लीज रिमेंबर दैट, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा उसी बाइनरी ऑपरेशन को यूज करेंगे, ओके। फिर इसके बाद एक और ग्रुप ले लेते हैं, लेट्स से मे बी Z6 ले लेते हैं। Z6 में मेरे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स नॉट 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब Z6 के बारे में हमें ये पता है कि ये साइक्लिक है क्योंकि आप 1 से Z6 को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है कि 1 के जो सेट है उसमें 1 से जनरेट होने वाला सेट जो है वो Z6 को दिए, ओके। अब इसमें आप हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये ग्रुप कम्यूटेटिव है,
इसमें ये क्या करना पड़ेगा, आप कोई से दो एलिमेंट्स लें इस सेट में से, तो उनको आप किसी भी डिफरेंट ऑर्डर्स में ऐड करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा। जैसे आप नॉट प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और इसी तरह 1 प्लस नॉट करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो ये दोनों, इनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह नॉट को किसी भी और एलिमेंट में ऐड करें तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगर आप 1 को ले लें तो 1 प्लस 2 जो है वो 3 होता है, और 2 प्लस 1 भी 3 होता है। राइट, क्लियर है। और इसी तरह आप 1 प्लस 3 करेंगे तो 1 प्लस 3 जो है वो 4 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 जो है वो हमारे पास वो भी 4 आ जाएगा। और फाइनल, और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप 1 प्लस 5 को देखें तो 1 प्लस 5 आपके पास 6 आता है, और 6 मॉड्यूलो 6 जो है वो 0 आ जाएगा। और 5 प्लस 1 आप करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, और 6 मॉड्यूलो 6 फिर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों भी सेम है। कोई से दो एलिमेंट्स आप इस सेट में से लेंगे, उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वो आपके पास आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये दो साइक्लिक ग्रुप्स थे, ये दोनों ग्रुप्स अबिलियन भी हैं। इसी तरह आप ये फिर क्लियरली कह सकते हैं कि Zn जो है वो हमेशा एक अबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि Zn हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होता है, तो Zn हमेशा एक अबिलियन ग्रुप भी होगा। फिर हमें उस थ्योरम से ये भी बात पता चली कि अगर ग्रुप अबिलियन नहीं होगा तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता। राइट, अब हमने ये ग्रुप फिर बार बार हम लिखते हैं इसको, ये बहुत अहम ग्रुप है S3 इसको हमने कहा। राइट, 1 और 1 3 2 और 1 2 3 और 1 2 1 3 और 2 3, ये 6 एलिमेंट्स का ग्रुप है। अब इसमें इसको हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। राइट, तो हमें ये भी पता है कि ये ग्रुप अबिलियन भी नहीं है। ओके, वो कैसे पता है? अब अगर आप इसमें दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 2 और 1 3 को, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3, और ये इसमें 1 2 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाले में 2 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 2 पे मैप होगा। इसी तरह इसमें 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, यहाँ पे 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो जाएगा, और 3 इन द एंड 1 पे मैप हो जाएगा। तो ये एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 1 2 और 3। ठीक है, फिर आपने 1 3 और 1 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 1 3 पे मैप हो रहा है, और 3 इसमें 3 पे मैप हो रहा है, तो 1 डेफिनेटली 3 पे मैप होगा। फिर 2 इसमें देख लें, 2 इस फर्स्ट वाले में 2 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाले में 2 1 पे मैप हो रहा है। और इसी तरह फर्स्ट वाले में 3 1 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाले में 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो आपके पास 3 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा। तो आपके पास इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ये 1 3 2 के इक्वल है। तो क्लियरली ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, सो 1 2 टाइम्स 1 3, आपके पास 1 2 टाइम्स 1 3 जो है इक्वल नहीं है 1 3 टाइम्स 1 2 के। तो S3 जो है वो अबिलियन ग्रुप नहीं है। S3 इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि S3 इज नॉट साइक्लिक। तो इसका मतलब ये है कि S3 इज नॉट साइक्लिक। ओके, तो ये आपको एक एग्जांपल मिल गई कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन होगा तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक होगा वो हमेशा अबिलियन होगा। लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अबिलियन हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो नॉन अबिलियन हो। जैसे ये आपके पास एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ये नॉन अबिलियन है। आपके पास ऐसे नॉन साइक्लिक ग्रुप्स भी होंगे जो अबिलियन हो जाएंगे। राइट, तो हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन है, हर नॉन अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप नॉन साइक्लिक है फिर हम उसके बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा। ओके, अब साइक्लिक ग्रुप्स खुद तो अबिलियन होते हैं। ओके, हमने ये देख लिया कि साइक्लिक ग्रुप्स खुद अबिलियन होते हैं। अब अगर हम साइक्लिक ग्रुप्स के सब ग्रुप्स की बात करें, राइट, सो साइक्लिक ग्रुप इटसेल्फ भी एक ग्रुप है, तो हर ग्रुप के सब ग्रुप्स की हम बात कर सकते हैं।
ओके तो इसकी सेंस बनती है कि हम साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स की भी बात करें. ओके सो साइक्लिक ग्रुप is another group, it's just another group. So for cyclic groups we can also talk about their subgroups, right? So it's not an unusual thing to talk about. तो अगर हमारे पास एक ग्रुप खुद साइक्लिक होगा तो क्या उसके सब ग्रुप साइक्लिक होंगे? ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रुप खुद साइक्लिक है तो क्या उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे? तो लकीली इस क्वेश्चन का आंसर यस है. इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है इस रिजल्ट से. ये अगर आपके पास कोई भी ग्रुप होगा जो साइक्लिक होगा तो उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे. ओके कोई साइक्लिक ग्रुप लें आप, उसका कोई सा भी सब ग्रुप लें तो वो सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा. तो सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप आर साइक्लिक. ठीक है तो ये आपके पास एक वेल नोन रिजल्ट है. अब इस रिजल्ट का प्रूफ जो है वो हम ओमिट करते हैं, इज ओमिटेड. लेकिन इसका प्रूफ आपको आपके लेक्चर नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसका प्रूफ जरूर देखिएगा कि ये रिजल्ट कैसे प्रूव होता है. थोड़ा सा लॉन्ग प्रूव है और कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रूफ भी है. लेकिन हम इस कोर्स की रिक्वायरमेंट में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसका प्रूफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उसको देखिएगा जरूर कि वो ये प्रूफ कैसे हो रहा है. लेकिन हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. आपके पास ग्रुप है वो साइक्लिक है, हमने उसके सब ग्रुप्स लेने हैं, हमने प्रूव करना है कि सब ग्रुप्स भी साइक्लिक है. ओके अब हमारे पास ग्रुप है लेट्स से Z5. ठीक है Z5 जो है वो साइक्लिक ग्रुप है. इसके सब ग्रुप्स की बात करना चाह रहे हैं. इसके सब ग्रुप्स में क्या ग्रुप्स हो सकते हैं? अब हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. इसके सब ग्रुप्स Z5 के क्या सब ग्रुप्स होंगे? ओके आपके पास जो हम इसका सब ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए. आपको पता है कि इसका सबसेट होना चाहिए, फिर उस सबसेट को खुद भी एक ग्रुप बनाना चाहिए. ओके अब हम Z5 के कुछ सब ग्रुप्स की बात करें, राइट? तो हमारे पास कुछ सबसेट्स लेते हैं Z5 के. लेट्स से एक तो ट्रिवियल इसका सबसेट है, राइट? ये 0 है, इसको मैं लेट्स से H ले लेता हूँ, और एक Z5 खुद है. ये दो सब ग्रुप्स हैं. अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अलावा Z5 के कोई सब ग्रुप्स हैं? तो मेरा क्लेम ये है कि Z5 के नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? सो क्लेम ये है कि देयर आर नो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ Z5. ठीक है इसको आप चेक कीजिएगा. इस क्लेम को हम बहुत डिटेल में इसको देखेंगे. अभी कुछ एक दो लेक्चर्स के बाद हम एक्चुअली जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं अगर वो फाइनाइट होंगे तो हम उनके सब ग्रुप्स फाइंड करेंगे इंशाल्लाह. तो हमारे पास कोई ग्रुप होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो हम ये फाइंड करना चाहेंगे कि उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे, किस ऑर्डर का क्या सब ग्रुप्स होगा. इस सब डिटेल में हम इंशाल्लाह कुछ एक दो लेक्चर्स में जाएंगे, राइट? उसके लिए हमें कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है. वो कॉन्सेप्ट्स जैसे ही हमें मिलेंगे तो हम ये इन चीजों की तरफ फिर आएंगे. अब हमारे पास Z5 है, उसके कोई नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स तो नहीं है, लेकिन ये 0 जो है ये खुद 0 से जनरेट हो रहा है. और Z5 को कौन से एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं? 1 जनरेट कर रहा है, 2 भी जनरेट कर रहा है, 3 भी जनरेट कर रहा है और 4 भी जनरेट कर रहा है. तो Z5 को ये सारे एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं, इन सब को Z5 के को. इसमें 1 आप देख चुके हैं, हम पहले भी शायद 2 भी देख चुके हैं. 3 अगर आप चेक करना चाहें 3 से जनरेट होने वाला कौन सा सेट है तो 3 इसमें आएगा. और 3 + 3 6 है तो 6 1 होता है. फिर 9 आएगा तो 9 आपके पास 4 हो जाएगा. 12 आएगा तो आपके पास 12 2 हो जाएगा. और 15 आएगा तो वो 0 हो जाएगा. तो 3 से जनरेट होने वाला जो सेट है वो ये है, और ये क्लियरली Z5 के इक्वल है. अब इसके दो ही सब ग्रुप्स हैं, दोनों साइक्लिक हैं.
एक 0 से जनरेट हो रहा है और दूसरा तो एक्चुअल में 4 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। किसी भी एक एलिमेंट को ले लें बाकी चारों में से, वो आपको Z5 से उससे जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों साइक्लिक ग्रुप था, इसके 2 ही सब ग्रुप हैं और दोनों खुद भी साइक्लिक हैं। अब इसमें एक अगर नॉन ट्रिवियल थोड़ी सी एग्जांपल लेके देखें, Z4 की बात करते हैं। Z4 में आपके पास एलिमेंट्स हैं 0, 1 और 2 और 3, ठीक है। एक मैं इसमें सब ग्रुप लेता हूं, लेट्स से H, वो है 0, 2, ठीक है। अब 0, 2 हमारे पास एक इसका सब ग्रुप है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह इसका और सब ग्रुप 0 होगा, इसका सब ग्रुप और क्या हो सकता है, खुद ग्रुप तो होगा ही 0, 1, 2 और 3, और फिर इसके अलावा इसका सब ग्रुप क्या हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई मजीद सब ग्रुप नहीं है, ओके। अब यही 3 सब ग्रुप्स हैं Z4 के, ओके। अब ये Z4 का जो सब ग्रुप है 0, 2, ये किस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ये एलिमेंट 2 से जनरेट हो रहा है। तो अगर आप 2 से जनरेट होने वाला सेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो 2 खुद उसमें आएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, फिर आपके पास 6 आएगा तो वो 6 मॉडुलो 4 2 हो जाएगा, और इसी तरह आपके पास यही सेट, सिर्फ यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। 0 जो है वो 0 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये वाला सेट जो है 0, 1, 2, 3, ये जनरेट हो रहा है आपके पास 1 से और 3 से। 1 और 3 दोनों इस सेट को जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो आपके पास इसके ये तीनों जो सब ग्रुप्स हैं ये जनरेट हो रहे हैं, ये सब ग्रुप्स जनरेट हो रहे हैं किस सब ग्रुप से, ये इसके तीनों सब ग्रुप्स जो हैं ये एक एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइक्लिक ग्रुप के तीनों सब ग्रुप्स जो हैं वो भी साइक्लिक हैं। तो Z4 जो है साइक्लिक है एंड इट्स सब ग्रुप्स आर आल्सो साइक्लिक, ओके। अब ग्रुप खुद साइक्लिक होगा तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रुप खुद साइक्लिक नहीं होगा तो क्या उसके सब ग्रुप साइक्लिक हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ कोर्स यस है, राइट। आप कोई भी ग्रुप लेंगे उसका साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। कोई भी ग्रुप लेंगे आप उसमें से कोई सा एक एलिमेंट ले लें, उससे जो भी सेट जनरेट होगा वो सब ग्रुप बनेगा, और क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो हमेशा साइक्लिक होगा। तो ये पॉसिबल है कि जो ग्रुप खुद नॉन साइक्लिक है उसके सब ग्रुप साइक्लिक हों। तो ये तो हमें श्योरली पता है कि अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसके सब ग्रुप्स हमेशा साइक्लिक होंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ग्रुप अगर नॉन साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, सारे नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे, लेकिन उसके सब ग्रुप साइक्लिक हो सकते हैं, क्योंकि आप एक एलिमेंट से जो जनरेट करने वाला सबसेट है वो हमेशा उसका सब ग्रुप बनेगा, तो वो सब ग्रुप जो है वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर ग्रुप खुद साइक्लिक ना हो तो उसके सब ग्रुप स्टिल साइक्लिक हों, ओके। तो अब हमें 2 मेन रिजल्ट अभी तक हमने देखे, एक को विद प्रूफ और एक को विदाउट प्रूफ। पहला रिजल्ट ये है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, और दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास एक ग्रुप साइक्लिक हो तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स भी साइक्लिक हैं। और इसी रिजल्ट से मैंने आपको अभी एक रिजल्ट बता दिया कि अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो उसके सब ग्रुप स्टिल साइक्लिक हो सकते हैं, ओके। अभी हमने एग्जांपल देखी थी S3 की। S3 में हमने हर एलिमेंट लिया, उससे हमने ग्रुप जनरेट किया, राइट। उसमें से हमने जितने भी एलिमेंट लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक साइक्लिक ग्रुप मिल गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि S3 खुद तो साइक्लिक नहीं है, वो अबिलियन भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, लेकिन उसके हमने 6 सब ग्रुप्स फाइंड किए थे जो सारे के सारे साइक्लिक थे। सारे डिफरेंट नहीं थे, लेकिन हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक ग्रुप आ रहा था, और वो ग्रुप जो है
वो साइक्लिक थे, राइट? तो किसी नॉन साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप स्टिल साइक्लिक हो सकते हैं, ओके, राइट? अब हम इस क्वेश्चन को इसी थे रिजल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं। हमारे पास अगर ग्रुप Z हो तो उसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे? हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रुप हमारे पास Z हो तो उसके ग्रुप्स कैसे होंगे? अब Z साइक्लिक ग्रुप है, राइट? तो उसके सारे सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे, ओके? ग्रुप Z इटसेल्फ साइक्लिक है, उसके सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। तो साइक्लिक सब ग्रुप किस किस्म के होंगे, इसको हम नेक्स्ट रिजल्ट में देख रहे हैं। ओके, तो मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं कि आपके पास एक ग्रुप है Z, वो साइक्लिक ग्रुप है, हमने ये प्रूव किया। और ग्रुप Z जो है वो जनरेट हो रहा है एक एलिमेंट 1 से, ओके, और इसको -1 भी जनरेट किया, ये भी हमने चेक किया था। तो अब ग्रुप Z जो है ये साइक्लिक ग्रुप है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे। क्लियरली ग्रुप जो है साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे, राइट? तो हमने Z को ले लिया, Z हमारे पास ग्रुप है और अंडर एडिशन है ऑफ कोर्स, ठीक है? तो ये साइक्लिक है, ओके? ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है। इसके सब ग्रुप्स मैंने फाइंड करने हैं, लेकिन इसके सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं। तो अगर if H is a subgroup of Z, अगर Z का ये सब ग्रुप है तो ये साइक्लिक होगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, लेट्स से एलिमेंट A से जनरेट हो रहा होगा। वो एलिमेंट के A क्या है? N जो है वो एक इंटीजर है, और एलिमेंट A क्या है? A भी तो इंटीजर्स के सेट में से आ रहा है ना, तो A भी एक इंटीजर है। अगर H जो है वो सब ग्रुप होगा Z का, Z साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका हर सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, तो वो भी किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा Z में से। अब हम ये कर रहे हैं कि N को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, N भी इंटीजर है और A भी इंटीजर है, ठीक है? दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट भी एक इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n टाइम्स A भी एक इंटीजर होगा, ओके? और ये इंटीजर क्या होगा? ये किसी एक और नंबर इंटीजर के इक्वल होगा। सो अब हमारे पास इसका मतलब है ये जो सेट मैंने A से जनरेट किया, ये अगर मैं इसको n टाइम्स A लिखूं तो ये n टाइम्स A ये भी सारे इंटीजर्स हैं, तो ये क्लियरली Z का एक सबसेट है। और ये सब ग्रुप भी है क्योंकि ये हमने एक एलिमेंट से जनरेट किया, और एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो सब ग्रुप बनाते हैं Z के। तो अब Z साइक्लिक था, उसका मैंने कोई सा एक सब ग्रुप लिया, क्योंकि वो साइक्लिक है तो वो इसी फॉर्म का होगा, राइट? वो इसी फॉर्म का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप सब ग्रुप्स लेंगे Z के, जितने भी आप सब ग्रुप्स लेंगे Z के, वो आपके पास किसी एक इंटीजर से जनरेट हो रहे होंगे, राइट? किसी भी एक इंटीजर से जनरेट हो रहे होंगे। और हमें किस किस्म के सबसेट्स मिलेंगे? हमें हमेशा Z के इस किस्म के सबसेट्स मिलेंगे, वो होंगे लेट्स से A टाइम्स Z where A is an integer। जब भी आप कोई सब ग्रुप बनाएंगे Z का, कोई सा भी सब ग्रुप बनाएंगे, वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। अगर H कोई सा एक सब ग्रुप है, H कोई सा एक सब ग्रुप है Z का, तो आपके पास H हमेशा इस फॉर्म का होगा, A टाइम्स Z where A is an integer, ठीक है? अब इसको अगर मैं थोड़े सा मजीद डिटेल में देखूं, इस रिजल्ट को मैं पहले राइट कर देता हूं कि एवरी subgroup let's say H of integers, of course under addition, has the form A times Z where A is an integer,
एन इंटीजर। ठीक है, अब आपके पास z आपके पास ग्रुप है, इसके कुछ सब ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट a चूज करते जाना है। a को 1 लेंगे तो आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा z इटसेल्फ। a को आप 2 ले लें, आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा 2z। a 3 ले लें, आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा 3z। ओके, इसी तरह अगर आप a को 0 लेंगे तो आपके पास ये वाला सब ग्रुप आ जाएगा, द ट्रिवियल सब ग्रुप, राइट, 0। फिर a को आप -1 ले लें तो आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा -z, जो कि z के इक्वल है। ओके, फिर इसी तरह आपके पास a को -2 ले लें तो -2z आ जाएगा, और इसी तरह आपके पास सब ग्रुप्स बनते जाएंगे। और -2z भी क्लियरली आप देख सकते हैं इसको, ये 2z के इक्वल ही होगा। ओके, ठीक है। अब इसमें आप फिर क्लियरली ये देख सकते हैं कि अगर आपने इसको इसके ऊपर थोड़ी सी आप मजीद रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि a टाइम्स z, a इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि आप a की वैल्यूज चूज कर सकते हैं ना, और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो वो ग्रुप्स जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऑलरेडी जो ग्रुप आपके पास जनरेट हो चुके हैं उन्हीं के इक्वल आएंगे, राइट। तो इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज यानी 0 और पॉजिटिव वैल्यूज आप ले लें तो भी आपके पास जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे वही सब ग्रुप्स होंगे, डिफरेंट वही होंगे, इसके अलावा जो है वो इन्हीं के किसी के इक्वल होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें इंटीजर्स के सारे सब ग्रुप्स मिल रहे हैं। इस वन स्टेटमेंट में मैंने इंटीजर्स के सारे सब ग्रुप लिख दिए हैं, इसके अलावा इंटीजर्स का कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि z साइक्लिक है, उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा, और जब भी z का आप एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएंगे वो इसी फॉर्म का बनेगा, इसके अलावा किसी और फॉर्म का नहीं बन सकता है, राइट। तो इसका क्लियरली मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है हमें z के सारे सब ग्रुप्स दे रही है। अब यहाँ पे जब मैंने कहा एन इंटीजर तो इसकी जगह आप क्लियरली कर सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि z के कुछ सब ग्रुप्स लिखें तो आप इस तरह के सब ग्रुप्स लिख सकते हैं। z सब ग्रुप होगा 2z, 3z, 4z, 7, 10, 15, 100z, जो भी आप लें वैल्यू वो हमेशा इसका सब ग्रुप बनेगा और वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा, और इनके अलावा कोई सब ग्रुप नहीं होंगे, राइट। तो ये आपके पास एक बहुत वेल नोन और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और डिफाइन करके फिर आज की डिस्कशन को क्लोज करता हूं। हमारे पास अभी हम ग्रुप ले रहे थे, उसमें एलिमेंट्स ले रहे थे। ओके, उस एलिमेंट से हम जो सेट जनरेट कर रहे थे उस सेट को हम कह रहे थे कि ये हमेशा सब ग्रुप बनेगा। हमने कभी ये बात नहीं की कि उस सब ग्रुप में एलिमेंट्स कितने आएंगे। ओके, हमने ग्रुप लिया, उसमें से एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट से सेट जनरेट किया, हमने कहा ये सब ग्रुप है। लेकिन कभी ये नहीं हमने अभी तक बताया कि उस सेट में से जो उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम ये डिफाइन कर सकें, हम ये बता सकें कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें डिफाइन करने के लिए हमें इस डेफिनेशन की जरूरत है। हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है ग्रुप का कोई भी, उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर ये होगा कि आपने वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है n। ग्रुप के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले रहा हूं मैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ग्रुप के ऊपर जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। तो ग्रुप में से एक एलिमेंट ले रहा हूं a, उसका ऑर्डर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर ये है कि आपने वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है n, जिसके लिए हम a टू द पावर n करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए वापस। ओके, इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं एग्जांपल्स के थ्रू, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने लेट्स से ग्रुप लिया
Z4, ठीक है। Z4 आपने ग्रुप लिया, Z4 में आपने एक एलिमेंट चूज किया, Z4 में एलिमेंट आप चूज कर लेते हैं 2, A जो है आपके पास 2 है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि A का ऑर्डर कितना होगा, A का क्या ऑर्डर होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है मेरे पास एडिशन है मॉडुलो n। तो एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं बेसिकली ये पूछ रहा हूं कि मैं A को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, A को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं खुद ही से, इटसेल्फ, कोई और एलिमेंट यूज नहीं कर सकता। A को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। इस केस में मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं इस एलिमेंट A को कितनी बार ऐड करूं, ऑफ कोर्स मॉडुलो n, तो मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 0 है। तो मैं कितनी बार 2 को ऐड करूं, तो लेट्स से मैं 2 को 2 टाइम्स ऐड करता हूं, मेरे पास 4 आ जाता है, और 4 मॉडुलो 4 जो है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं 2 को 2 टाइम्स ऐड करूं, 2 को 2 टाइम्स ऐड करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। 2 को मैं 2 टाइम्स ऐड करूं, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 2 का जो ऑर्डर है, Z4 में 2 का एलिमेंट जो है वो 2 है। ओके, अब अगर मैं Z4 में 1 का एलिमेंट फाइंड करना चाहूं, Z4 के अंदर मैं 1 का एलिमेंट फाइंड करना चाहूं, सॉरी 1 का ऑर्डर फाइंड करना चाहूं, तो 1 का ऑर्डर जो है Z4 में वो 4 है, क्योंकि 1 को मैं कितने टाइम्स ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए। तो मैं 1 को ऐड करता हूं, 1 + 1 2 आता है, 0 नहीं है, 3 भी 0 नहीं है, 4 जो है वो 0 है सेट में। ओके, 4 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 के इक्वल है। ओके, Z4 के अंदर। ओके, तो इसका मतलब है ऑर्डर 1 का जो है वो 4 है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितने बार, कम अज कम बार ऑफ कोर्स, कितने बार मैं ऐड करूं A को मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो ये स्मॉलेस्ट लेना है। ये हो सकता है कि अगर मैं A को लेट्स से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, आइडेंटिटी आ जाए, फिर लेट्स से 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ऐड मल्टीप्लाई करूं तो फिर आइडेंटिटी आ जाए। तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट लेना है उनमें से, जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। ओके, तो ये हमारे पास ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ओके, इसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पास नेक्स्ट इसमें ये होगा कि लेट्स से कोई और हम ग्रुप लेते हैं, हम Z की बात करते हैं। Z में मैं एलिमेंट लेता हूं कोई सा, लेट्स से एलिमेंट लेता हूं 0। तो 0 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए। 0 को मैं कितनी बार ऐड करूं 0 आ जाए। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना Z का, और ऑपरेशन जो है एडिशन का है। तो 0 को आप एक ही बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, जाहिर है। तो ऑर्डर जो है 0 का ऑर्डर जो है वो 1 है। ओके, फिर अगर आप 1 का ऑर्डर फाइंड करना चाहें, 1 का ऑर्डर में फाइंड करना चाह रहा हूं, तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए। वेल, 1 को 1 से ऐड करूं 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मे बी 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। 1 को मैं ऐड करता रहूं, 1 के अंदर मेरे पास 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 का तो कोई फाइनाइट ऑर्डर मुझे नोन ही नहीं है। तो अगर ऐसा केस हो कि किसी एलिमेंट का हम ऑर्डर फाइंड ना कर सकते हो, तो हम ये कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है इन्फिनिटी है। ओके, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इफ लेट्स से एन एलिमेंट A in G has no finite order or no finite n such that A to the power n is 1, then order of A जो है हम कहेंगे वो इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर हम
कोई एलिमेंट हमारे पास ग्रुप में से आता है, उसके लिए हम कोई फाइनाइट नंबर n फाइंड नहीं कर सकते, तो आपके पास उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी होगा। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैंने लिया यहाँ पे, उसका ऑर्डर 1 आ गया। बाकी आप z में से कोई सा भी एलिमेंट ले लें, उसका आप ऑर्डर नहीं फाइंड कर सकते, इन्फिनिटी ऑर्डर आएगा हमेशा, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप z में से लें, उसको ऐड करके आप जीरो नहीं फाइंड कर सकते। उसी एलिमेंट को उसी में ऐड करना है, दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड नहीं करना, नहीं तो फिर 1 और -1 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं, आप उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट में ऐड करना है, राइट? उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, राइट? एक ही एलिमेंट है, उसी का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। तो आप कोई भी z में एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर ऑफ n जो है वो इन्फिनिटी है फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 0 इन z। ओके, अब इसके अलावा किसी और सेट की बात करके देखते हैं। तो मैं सेट की बात करता हूं r क्रॉस, और इसको अंडर मल्टीप्लीकेशन लेता हूं, ठीक है। अब इसमें मैंने फाइंड करना है एलिमेंट्स का ऑर्डर। एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करूंगा? एलिमेंट्स का ऑर्डर मैं ऐसे फाइंड करूंगा कि इसमें आइडेंटिटी जो है सबसे पहले आपको नोन होनी चाहिए, इसमें आइडेंटिटी 1 है, राइट? तो अब लेट्स से 1 का ऑर्डर फाइंड करना है। तो 1 आइडेंटिटी है, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? तो 1 को 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं लेट्स से 2 का ऑर्डर फाइंड करना चाहूं, 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, लेकिन 1 ये कभी नहीं आएगा। जब भी मैं 2 को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मेरे पास 1 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर भी इन्फिनिटी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई और ऐसा एलिमेंट R में मौजूद है जिसका कोई फाइनाइट ऑर्डर हो? तो इसके लिए मैं ये चेक करता हूं कि ऑर्डर ऑफ -1 क्या है। तो -1 के लिए अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं 2 बार, राइट? -1 टाइम्स -1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, राइट? -1 टाइम्स -1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो 2 है। ऑर्डर ऑफ -1 2 हो गया ना, राइट? -1 को 2 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ऑर्डर क्या है? वो एलिमेंट है, वो नंबर है जितनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 2 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ऑर्डर -1 का 2 हो गया। इसके अलावा R क्रॉस के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो मतलब R क्रॉस में हमें 2 ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर जो है वो 2 है। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि अगर आपके पास A हो एक एलिमेंट ग्रुप का, तो ऑर्डर ऑफ A जो है वो 1 होगा इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ, ऑर्डर ऑफ A 1 होगा if and only if A is the identity element. Identity element of G. ठीक है? ओके, सो ऑर्डर ऑफ A, अगर आप कोई एलिमेंट लेंगे उसका ऑर्डर 1 होगा अगर A आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर आइडेंटिटी नहीं होगा तो उसका ऑर्डर कभी 1 नहीं होगा। ओके, तो किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि हर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है, तो हर ग्रुप के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। ओके, हर ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। ओके, अब इसके अलावा हम इसमें मजीद कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा लेक्चर का टाइम चूंकि काफी क्लोज हो रहा है, तो हम इस डिस्कशन को इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन मैंने अभी तक अपना आंसर नहीं किया। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, उसमें मैंने एक एलिमेंट लिया, उससे जो मैंने सेट जनरेट किया वो सब ग्रुप बन गया,
लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस सबसेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे। ओके, कोई एलिमेंट ले लूं मैं किसी ग्रुप से, उससे जो सेट जनरेट हो रहा है उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आंसर करेंगे। अभी मैं आपके लिए इस लेक्चर को थोड़ा समराइज कर देता हूं और फिर हम इंशाल्लाह ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने साइक्लिक ग्रुप की डिस्कशन को रिवाइज किया पहले कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, फिर हमने एग्जांपल्स भी लास्ट टाइम देखी थी, उन एग्जांपल्स को भी हमने दोबारा ब्रीफली देखा कि साइक्लिक ग्रुप्स की क्या एग्जांपल्स हैं और किस तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अगर आपके पास ग्रुप एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ओके, फिर हमने ये देखा कि साइक्लिक ग्रुप्स और अबिलियन ग्रुप्स में आपस में क्या रिलेशन है। उसमें हमने एक रिजल्ट देखा, रिजल्ट क्या था कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। ओके, फिर हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया। रिजल्ट को प्रूव कैसे किया, हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया कोई सा, उसके अंदर हमने ये प्रूव कर दिया कि वो ग्रुप जो है वो अबिलियन भी है। क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, एक ऑर्डर में G1 को G2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमने ये यूज किया कि Z एक अबिलियन ग्रुप है, हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है, तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको G1 G2 इक्वल टू G2 G1 प्रूव कर दिया। कोई से दो एलिमेंट्स थे ग्रुप में, तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो हमेशा अबिलियन होगा, और ये अगर नॉन अबिलियन ग्रुप होगा तो वो साइक्लिक नहीं होगा। हमने इसकी एग्जांपल देखी, S3 जो है वो नॉन अबिलियन है, वो नॉन साइक्लिक है। ओके, फिर हमने ये भी देखा कि अगर ग्रुप जो है वो नॉन साइक्लिक है तो ये पॉसिबल है कि वो अबिलियन हो या नॉन अबिलियन हो। राइट, अगर नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो ये वो अबिलियन भी हो सकता है और नॉन अबिलियन भी हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद हमने ये बात की कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप्स क्या होंगे। फिर उसमें हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा कि जब भी आपके पास ग्रुप खुद साइक्लिक होगा तो उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे। जब भी ग्रुप खुद साइक्लिक होगा उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे। ठीक है, फिर हमने Z की इसमें एग्जांपल देखी कि अगर आपने Z एक साइक्लिक ग्रुप है, इसके हमने सब ग्रुप्स फाइंड करना है, तो सब ग्रुप्स तो Z के सारे साइक्लिक होंगे, तो उसके साइक्लिक सब ग्रुप्स किस फॉर्म के होंगे, वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे Z के। फिर हमने ये कहा कि जब हमारे पास ग्रुप Z होगा तो उसके सब के सब ग्रुप्स आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि अगर H उसका एक सब ग्रुप है तो हमेशा इस फॉर्म का होगा, A टाइम्स Z, फिर A इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो H अगर एक सब ग्रुप है Z का तो वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास Z है, उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स इस स्टेटमेंट से आपको मिल जाते हैं, इसके अलावा Z का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। ओके, फाइन। फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि आपके पास ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया, उससे जो सेट जनरेट होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, अब वो सब ग्रुप तो बन गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस सब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे। उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने एक डेफिनेशन दी कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप में। तो हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट लें, उसका क्या ऑर्डर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो इसमें वेरी रफ टर्म्स में मैं ऑर्डर इस तरह डिफाइन करता हूं कि अगर मेरे पास आइडेंटिटी 1 है तो मैं एक एलिमेंट A को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। ओके, अगर ऑपरेशन एडिशन का है और आइडेंटिटी ऑफ कोर्स 0 है तो मैं कितनी बार एलिमेंट को ऐड करूं, उसी एलिमेंट को कितनी बार ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए। तो वो जितनी बार मैं ऐड करूंगा वो मेरा ऑर्डर है एलिमेंट का। ओके, तो इस ऑर्डर की डेफिनेशन को हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन।